हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बच्चों अच्छे होंगे। मैं शशांक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 स्कूल पर। तो बच्चों, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री देखा था और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने देखा कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती कैसी है। हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का अपने इंटायर जो हमारी सराउंडिंग है हमने उसमें देखा कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारे सराउंडिंग में कहाँ कहाँ पर दिखती है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सीखा कि व्हाट इज द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो हम बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें सीख चुके हैं बच्चों। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहला काम आप पहला लेक्चर जरूर देखें आफ्टर दिस सेशन, ठीक है, क्योंकि पहले लेक्चर से आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का बहुत अच्छी तरीके से आपको फीलिंग आएगी कि आखिरकार व्हाट इज द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। क्योंकि जब तक आप मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को फील नहीं कर पाएंगे तब तक आपको समझने में मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाली है। तो बच्चों, सबसे पहला काम आप इस लेक्चर को देखें। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है कि व्हाट इज द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इन आर स्पेस, देन काइंडली प्लीज गो थ्रू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ऑलरेडी अपलोडेड। ओके, सो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कि डिस्टेंस फार्मूला, कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। जैसे कि हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला, सिमिलरली हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि डिस्टेंस फार्मूला इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कैसे क्या होता है। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला कैसे होता था बताओ। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये एक्स एक्सिस और ये वाली वाई एक्सिस यही होती थी। और अगर 2 पॉइंट के बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालना होता था, लेट्स से दिस इज x2, y2 और ये हो गया x1, y1, ठीक है, x1, y1 और इसके बीच की डिस्टेंस d है। तो d क्या हो जाता था यहाँ पर बताओ। d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये चीज हो जाता था भैया। बताओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे बच्चे, मेरे देश की धरती, जिस धरती पे तुम लोगों जैसे वीर जवान हैं, तुम लोगों जैसे नवयुवक हैं, वहां पर यार ऐसी चीजें याद कर पाना क्या है बताओ। अपने देश के लिए पढ़ाई करो, अपने माँ बाप के लिए पढ़ाई करो दोस्तों, ठीक है, और मजे से अपना नाम कमाओ। क्योंकि यही 1-2 साल है तुम्हारी जिंदगी में जिसमें तुम अगर कुछ ऐसा कर गए ना, मतलब जिंदगी एकदम चंगा सी, ठीक है, जिंदगी एकदम चंगा है। तो यहां पर क्या आ गया भाई, d इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला। अब यार तुम्हें पता है, अगर मैं इसकी प्रूविंग बताऊंगा तो अननेसेसरली उलझ जाओगे, अननेसेसरली परेशान हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं इसकी प्रूविंग नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसकी प्रूविंग में तुम लोगों को 3 डायमेंशन में सोचना पड़ेगा। अननेसेसरली का कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि डिस्टेंस फार्मूला को प्रूव करो। हर जगह क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। हर जगह क्या पूछा जाएगा भैया, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट था तो यहाँ पे क्या आ गया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ऐसे ही 3D में क्या होता है, 3D के डिस्टेंस फार्मूला में हमारे पास मान लो 2 पॉइंट है A और B। A के कोऑर्डिनेट है भैया x1, y1, z1, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, z2, और इसके बीच का डिस्टेंस अगर d है, ठीक है, तो बस यार कुछ नहीं करना है, जैसे इसमें करते थे ना, बस यहां पर z और बढ़ जाएगा प्यार से, ठीक है। किससे, प्यार से, जो कि जिसमें तुम लोग माहिर हो। किससे करोगे भैया, प्यार से। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। ये होता है भैया 3D का डिस्टेंस फार्मूला। ये क्या होता है, 3D का डिस्टेंस फार्मूला। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। 3D का डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ये होता है। बस इसमें देखो, यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट था तो यहाँ पे x और y हो गया, यहाँ पर 3 है तो x y z हो गया। बताओ, इतनी बात एकदम पक्की है, 110% पक्का है, ठीक है। तो ये हो गया यार। पता है, देखो तुम लोगों को एक मजेदार बात बता रहा हूं, यहीं पे सीख लो। जो चीजें अपन 2D के स्ट्रेट लाइन में करते थे, ठीक है, वही सेम चीजें यार उठा के ना 3D में है। बस सिर्फ तुमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट बदलते जाना है।
ठीक है, जैसे सेक्शन फार्मूला उसमें था ऐसे इसमें है, जैसे मिड पॉइंट फार्मूला उसमें था ऐसे इसमें है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल जैसे उसमें था ऐसे ही सेम इसमें भी है। समझ में आ रहा है? तो बस आपको क्या करना है भैया, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि क्या करना है बताओ, सिर्फ इतना सा करना है कि जेड को बढ़ाते जाना है हर जगह। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गया? बोलो 110%। बताओ बेटा खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पास हाथ हो, पढ़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पास पैर हो, पढ़ने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है कि भगवान का दिया हुआ दिमाग हो। और अगर दिमाग भी नहीं है ना दोस्तों, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माइंड को एक्सरसाइज के द्वारा ट्रेन कर देते हैं। समझ रहे हो? तो बेटा अपने दिमाग को कहीं और नहीं लगाना है, सबसे अच्छी जगह पे लगाओ, पढ़ाई की जगह पे लगाओ, एकदम मजा आ जाए ताकि, ठीक है। और अगर इश्क करना है तो मैथमेटिक्स से करो, हैशटैग इश्क मैथमेटिक्स कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है, हैशटैग इश्क मैथमेटिक्स। बताओ तो डिस्टेंस फार्मूला समझ आ गया पक्का? अगर ये डिस्टेंस फार्मूला समझ में आ गया तो इस पे बेस्ड ये लो छोटा सा क्वेश्चन कर लो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1 - 3 4 4 1 2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया है कि हमेशा क्या करोगे भाई, ज्योमेट्री बनाओ और कोऑर्डिनेट लिखो। ये कोई भी सवाल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, सबसे पहला काम क्या करना है भाई, सबसे पहला काम क्या करना है, कोऑर्डिनेट लिखो और ज्योमेट्री बनाओ। कोऑर्डिनेट लिख दिया और ज्योमेट्री बना दिया, इसके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, इसके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर x1 क्या है भैया, यहाँ पर x1 है बाबू 1, x2 क्या है बताओ, x2 क्या है भाई -4, ठीक है, y1 क्या है, y1 है -3, y2 क्या है बताओ, y2 क्या है 1, ठीक है, z1 क्या है भाई, z1 है 4, z2 क्या है, z2 है 2। इतनी बात समझ में आई? बताओ कंपैरिजन कर दिया बस यार स्ट्रेट लाइन के जैसा, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो मैं आप सभी लोगों को एक मजेदार बात बताऊं बेटा, 3D जो है वेक्टर से रिलेटेड है। जो भी चीजें अपन 3D में पढ़ते हैं ना, इन सारी चीजों को अपन वेक्टर में पढ़ेंगे। जब क्लास 11th में जाओगे तब यही सारी चीजों को वेक्टर से भी कर सकते हो, यही सारी चीजों को तुम कॉम्प्लेक्स नंबर से भी कर सकते हो। समझ में आया? तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज लिंकअप विद द वेक्टर अलजेब्रा। यही किससे लिंकअप है, कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो अगर तुम्हारी एक अच्छी पकड़ होगी तो जैसे मान लो अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें ना तुम इनके जैसे मान लो ये है, तुम्हें ये नहीं याद आ रहा है, तुमने इसमें वेक्टर का कंसेप्ट अप्लाई कर दिया, ठीक है। आगे चल के जब क्लास 12th में जाओगे तो वेक्टर पढ़ोगे इन डिटेल में, आई कैप, जे कैप, के कैप का नाम सुना होगा फिजिक्स वगैरह में, है ना, लिखते होंगे, समझ कम आता होगा। जो भी बच्चे, कई बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता होगा, सबसे पहले 3D पढ़ाने के पहले वेक्टर उसमें फिजिक्स में पढ़ते होगे ना, तो हो सकता है मे भी कुछ आइडिया हो, रिलेट कर पा रहे हो। हाँ तो इसका डिस्टेंस बताओ, आई थिंक अब तक तो कैलकुलेट ही कर लिया होगा यार। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर। इसे देखो, इसे चाहे x2 - x1 लिख दो, चाहे x1 - x2 लिख दो, क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्या कोई फर्क पड़ेगा, हाँ या ना बताओ बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कि नहीं बताओ, ये हो जाएगा कि नहीं, पक्का ये हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला। तो अब यहां पर d क्या आ जाएगा हमारे पास भाई, d आ जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा -4 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर 1 - 3 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर, z2 कितना है 2 - 4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से d क्या आ जाएगा बताओ, d इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा -5 स्क्वायर, -5 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस -2 स्क्वायर। बताओ ये चीज एकदम पक्की है। तो यहां से हमारे पास d कितना आ गया भैया, यहां से हमारे पास d आ गया 25, ठीक है, प्लस 4 प्लस 4। तो यहां से ये क्या आ गया ओवरऑल √33। बताओ √33। इतनी चीज क्लियर है,
पक्का बताओ, इतनी चीज क्लियर है? फटाफट रिप्लाई मारो, इतनी चीज क्लियर है भाई, बताओ। तो यही जो होता है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो यही होता है, ठीक है, पक्का। तो इसका आंसर कितना आ गया? √33, ठीक है, √33। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे जो जो चीजें अपने को उसमें चलती हैं 2D में, वही सेम चीजें कहां पे चलती हैं भैया? वही सेम चीजें कहां पे चलती हैं? 3D में भी चलती हैं, ठीक है। वही सेम चीजें कहां पे भी चलती है भाई? 3D में भी चलता है। बताओ, ये बात एकदम क्लियर है, पक्का? आगे बढ़े तो कुछ चीजें और समझ लो। डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पे अपन स्ट्रेट लाइन में क्या क्या चीजें पढ़ते थे? क्या क्या चीजें पढ़ते थे भाई बताओ? सबसे पहले तो क्या पढ़ते थे बताओ? कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ते थे, है ना, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सारी चीजों से रिलेटेड। तो पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इसको लिख लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जब सारी साइडें बराबर होती है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है। इस पे बेस्ड भी आपको क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्या हो जाएगा भाई? AB = BC = CA। यार बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना इक्विलेटरल ट्रायंगल की भैया क्या होती है? ये सारी की सारी साइड लेंथ क्या होती है? सारी की सारी साइड लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। बताओ, पक्का है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो गया। दूसरा चीज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है भाई? रेक्टेंगल में क्या होता है? कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ABCD। यहां पर आमने सामने की साइडें क्या होती है? इक्वल होती है। AB = CD और क्या होता है? AD = BC। ये दो चीज होता है। और इसके डायगोनल में क्या प्रॉपर्टी होती है? क्या डायगोनल इसके इक्वल होते हैं? यार ऑब्वियस सी बात है, इसके डायगोनल जो होंगे वो इक्वल होंगे। क्या हो जाएगा बताओ? AC = BD। डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। और इसके अलावा बताओ, डायगोनल क्या करते हैं? रेक्टेंगल के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये भी पॉइंट लिख लेना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे को क्या करते हैं भैया? दो इक्वल पार्ट में बांट देते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट में बांट देना। ये क्या हो गया बाबू? ये हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? स्क्वायर होता है। स्क्वायर भी लिख लो। स्क्वायर की प्रॉपर्टी बताओ। यार अगर तुम्हें आती है ना तो कमेंट में लिखते जाओ यार, है ना, क्यों देखते देखते अगर लिखोगे तो याद होता जाएगा। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी बताओ, डायगोनल का भी और साइड लेंथ का भी। इसकी सारी की साइड क्या होती है? BC = CD = DA। ऑल साइड्स आर इक्वल। बताओ, इतनी बात पक्का है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है यार, अगर इतनी बात क्लियर है और इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स भी इसके बराबर होते हैं। AC, ठीक है, AB नहीं, AC = BD। डायगोनल्स भी इसके बराबर होते हैं। क्या डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? हाँ, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसमें भी डायगोनल्स, ठीक है। ये सब बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर किसमें? स्क्वायर में। इसके अलावा और क्या होता है? इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी। रेक्टेंगल में भी ये भी क्या होता है? 90 डिग्री। सारे के सारे एंगल 90 डिग्री। इसका जो डायगोनल का एंगल होता है ये भी क्या होता है? 90 डिग्री। बताओ, पक्का है? स्क्वायर के साथ में अगला क्या आता है भैया? रोम्बस। क्या आता है? रोम्बस। ये सब पे बेस्ड आपको पता है क्या दे सकते हैं? 3 कोऑर्डिनेट दे देंगे, बोलेंगे ये बताओ कि ये रेक्टेंगल है कि रोम्बस है, क्या नौटंकी है, ठीक है, 3D में। तो रोम्बस में क्या होगा? रोम्बस कैसा दिखता है बताओ? कटी पतंग, हुड़ हुड़ गदम दबंग दबंग दबंग, है ना, कटी पतंग। रोम्बस कैसा होता है भैया? कटी पतंग। ये लो, पतंग नचाए हो कभी? खिचड़ी उचड़ी में घुमाते हो ना,
मार देते हो किसी का गला वाला उड़ जाता है ठीक है, तो यही क्या है, कटी पतंग। ठीक है, तो रोम्बस का भी भैया हर एक साइड लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। रोम्बस का भी हर एक साइड लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है, और डायगोनल्स क्या इक्वल होंगे यार, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ठीक है, डायगोनल्स क्या इक्वल होंगे, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। ठीक है, डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे। यार डायगोनल्स इक्वल क्यों नहीं होंगे, बताओ मुझे, डायगोनल्स इक्वल क्यों नहीं होंगे, बताओ। रोम्बस के डायगोनल्स क्या इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, स्क्वायर का तो इक्वल होता है। ठीक है, अब मुझे सही सही बताओ कि ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। देखो ये वाली साइड बराबर है, ये वाली भी साइड बराबर है, ये वाली साइड भी बराबर है, ये वाली भी बराबर है। ठीक है, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं ना, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे इसके डायगोनल्स, बताओ। इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ठीक है, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, बताओ। इतनी बात कंफर्म है। इसके बाद क्या आ जाएगा भैया, पांचवा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कैसा दिखता है बताओ। पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके का दिखता है कि नहीं, बताओ। पैरेललोग्राम कुछ ऐसा दिखता है, ए बी सी डी। आमने सामने की साइड्स क्या होती है भैया, पैरेलल होती है और क्या होती है, इक्वल होती है। पैरेलल होती है और इक्वल होती है, तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए डी। अच्छा, इनके डायगोनल्स बताओ। इसका भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, और इसका भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और इसका डायगोनल, इसका भी डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, अच्छा, क्या इसके डायगोनल दोनों बराबर होंगे, इसके दोनों डायगोनल भैया बराबर नहीं होते। ठीक है, इसके दोनों डायगोनल बराबर नहीं होते। ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। बताओ, ये चीज एकदम पक्का है, बताओ, ये चीज एकदम पक्का है, 110%। बोलो, ये चीज एकदम पक्का है, 110%। बताओ भैया, ये चीज एकदम कंफर्म है। ठीक है, पक्की बात, ये नोट डाउन कर लो पूरा, इक्विलैटरल ट्रायंगल और ये सारी चीजें नोट कर लो अपने सपनों को उड़ान भरो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जब जब समय मिले तब तब अपने समय को खराब नहीं करना है, क्योंकि हमारा जन्म सिर्फ एक बार मिलता है। ठीक है, इसी एक बार में ही तुम जितना कर पाओ करते जाओ, क्योंकि अगर ये खराब निकाल दिया तो बर्बाद हो जाएगा सब। समझ में आ रहा है? तो बेटा इसी वजह से अगर आप लोग कोविड में घर पे हो, जैसे जो भी बच्चे दिल्ली वगैरह साइड के हैं, कई सारे स्टेट्स में लॉकडाउन लगाया जा रहा है ना, कई सारे स्टेट्स में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो उसमें क्या हो तो वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे, है ना, वो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे, तो बेटा उसकी वजह से खुद को हैम्पर नहीं करना है। ठीक है, उसकी वजह से खुद की तैयारी को हैम्पर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ना बेटा कोई भी बाद में आपको 1 महीने के बाद ये चीज आपको कोई नहीं पूछने आएगा कि आपके साथ में क्या हुआ था। समझ रहे हो? कोई भी ये चीज आपको नहीं पूछने आएगा बेटा कि आपके साथ में क्या हुआ था। ठीक है, तो इसी वजह से आपको बिल्कुल भी बदमाशी नहीं करनी है, अच्छे से अपने को पढ़ाई करना है। ठीक है, बताओ, इतनी बात क्लियर है? तो ये हो गया यार अपना, देखो डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन, पक्का नोट डाउन कर लिया। अगला क्वेश्चन ये देखो, क्या गिवन है, शो दैट द पॉइंट्स ये आर कोलिनियर। क्या गिवन है भाई? शो दैट
ये पॉइंट और ये पॉइंट कोलिनियर है। एक काम करो, कोलिनियरिटी की एक कंडीशन लिख लो, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट सबसे पहले इसी को लिख लो। स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखा है ना कि 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, उनको प्रूव करने का कितना तरीका होता है। 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, जैसे देखो इसमें 3 पॉइंट गिवन है ना, यहां पे आपको क्या बताना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियरिटी प्रूव करने का कितना तरीका सीखो स्ट्रेट लाइन में, बस वही करना है। बताओ, पहला तरीका बाय डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला। अब इसमें से हम देखेंगे कि कौन कौन सा हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला से अगर मान लो ये हमारे पास 3 पॉइंट है, ए है, बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है। अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ रहा है तो क्या बोलोगे भाई, ये पॉइंट जो है कोलिनियर है। 110% ये 3 के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेंगे। बताओ बताओ, अब अपने को ये चीज समझना पड़ेगा ना कि अपन अप्लाई कौन सा कर सकते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं भाई, कोलिनियर पॉइंट देखो, कोलिनियर, को मतलब सेम, देखो को मतलब सेम, को मतलब सेम, ठीक है। कोलिनियर, कोलिनियर, कोलिनियर मतलब सेम लाइन, सेम लाइन, को मीन्स सेम, कंसेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, सेम सेंटर, ये सब वर्ड बेटा ना, वर्ड ही मैथमेटिक्स के जान है। मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एक ऐसी भाषा पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एक ऐसी लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं जिसे आपको सीखना है। अपने को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मान के ही नहीं चलना यार, अपन एक ऐसी लैंग्वेज सीख रहे हैं ना जिसको अपने को पढ़ना है। देखो, कोलिनियर मतलब सेम लाइन, कंसेंट्रिक का मतलब सेम सेंटर, ठीक है, कंसेंट्रिक का मतलब सेम सेंटर। इसके अलावा कॉनकरेंट, 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 कॉनकरेंट का मतलब सेम करंट, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से कई सारी लाइनें पास होती हो, एक ऐसा पॉइंट जहां से कई सारी लाइनें पास होती हो। इस पॉइंट, तो ये लाइनें क्या होंगी, कॉन करंट। ये देखो कॉन के 3 डेफिनेशन हो गए, कोलिनियर, कॉन का क्या हो गया, कॉन्सेंट्रिक और कॉन करंट। ये आपको जनरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर जगह देखने को मिलेंगे। तो कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट का पहला तरीका क्या हो गया भैया, बाय डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। दूसरा तरीका क्या कैसे करते थे हम उसमें, दूसरा तरीका बाय सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन। एक काम करो, सेक्शन फार्मूला को अपन बाद में करते हैं, उसके पहले और एक मजेदार कंसेप्ट होता था, रिकॉल करके बताओ यार मुझको, है ना, क्योंकि अगर नहीं बताओगे तो नहीं बनेगा। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता था, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता था, 0। अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 हो जाएगा, ट्रायंगल क्या होता है, कुछ ऐसी आकृति होती है। अब अगर इसका एरिया 0 हो जाए यार तो क्या होगा, ये पॉइंट फैल जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है, एक लाइन में आ जाएंगे। तो ये लाइन, और अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में आ गए, इसी को क्या बोल दोगे, इसी को बोल दोगे कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या हो गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 0 प्रूव कर दो तो पता लग जाएगा कोलिनियर पॉइंट आ गए। तीसरा तरीका क्या हो सकता था यार, बाय सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फार्मूला। पता है सेक्शन फार्मूला अपन इसमें भी पढ़ेंगे अगले सेशन में, अगले लेक्चर में अपन सेक्शन फार्मूला इसमें भी पढ़ेंगे। एरिया ऑफ द ट्रायंगल वगैरह इसमें भी होता है बेटा, इसमें ट्रायंगल की जगह टेट्राहेड्रन हो जाता है, ठीक है, और इसमें ट्रायंगल भी होता है, ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं अपन। तो आगे जैसे जैसे चलेंगे अपन वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। बाय सेक्शन फार्मूला से कैसे निकालते थे इसमें पढ़ोगे। जैसे मान लो अपने पास ये 2 पॉइंट है ए बी, ए है कोई पॉइंट x1, y1 और बी है x2, y2, ठीक है, और सी तीसरा पॉइंट ये भी गिवन होगा, ऑब्वियस सी बात है यार, x3, y3, ये वाला पॉइंट भी गिवन ही होगा आपको, है ना। तभी तो पूछेगा कि ये प्रूव करो कि ये तीनों लाइन कोलिनियर है। तो क्या करोगे, इसके बीच का एक रेशियो मान लो, दिस इज λ/1, लेट द रेशियो इज द λ/1। और अगर तुम्हें कोई लैम्डा की एक रियल वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू,
ठीक है। लैम्डा की अगर तुम्हें कोई पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो क्या बोल दोगे भैया, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। क्योंकि भाई अगर लैम्डा की कोई वैल्यू होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तीनों पॉइंट कहाँ होंगे, एक लाइन ज्वाइनिंग में होंगे, तभी तो लैम्डा उनको डिवाइड करेगा। तो तीसरा तरीका हमारे पास ये हो गया। अच्छा, चौथा तरीका उसमें क्या पढ़ते थे, बाय द मेथड ऑफ स्लोप, बाय द मेथड ऑफ स्लोप, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ स्लोप। अच्छा, मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात कि 3D ज्योमेट्री में स्लोप का कंसेप्ट नहीं होता, 3D ज्योमेट्री में स्लोप का कंसेप्ट नहीं होता। यहां पर किसका कंसेप्ट होता है, डीसीज का, डीसीज और डी आर्स, जिसको आप ना 12th में पढ़ोगे। डीसीज होते हैं डायरेक्शन कोसाइन, क्या होता है ये टर्म अभी सीख लो, पढ़ोगे 12th में, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। और डीआर्स क्या होते हैं भैया, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज। बताओ डीसीज क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन, डीआरस होते हैं डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो यहां पर मेथड ऑफ स्लोप की जगह यहां पर मेथड ऑफ स्लोप नहीं लगा सकते, क्योंकि 3D ज्योमेट्री में स्लोप का कंसेप्ट नहीं होता। तो यहां पर डीसीज और डीआरस का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, जो कि क्लास 11th के सिलेबस में नहीं है, तो इसको अपन नहीं पढ़ेंगे। अपने सिलेबस में क्या है, बाय द डिस्टेंस फार्मूला, बाय द डिस्टेंस फार्मूला या बाय सेक्शन फार्मूला, 1 नंबर एंड 3 नंबर। लेकिन मुझे आपको मैथ से मोहब्बत करानी है, तो मैंने इसकी भाषा को आपको पहले ही सिखा दिया। क्यों, क्योंकि आप छोटे से बालक हो 11th क्लास में। और 11th क्लास में जैसे होता है ना, पता है तुमको, जब अपन छोटे होते हैं तो क्या कहते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उनको लैंग्वेज सीखने की उनके पास क्षमता ज्यादा होती है, पता है। तो इसी साइकोलॉजी का यूज करके ये जो व्हाइट हैट, जेआर और बाकी सारी जो कंपनीज है, ये लोग क्या करते हैं, बचपन में ही लैंग्वेज सिखाने लग जाते हैं बच्चों को। प्रोग्रामिंग सीख लो, प्रोग्रामिंग क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे मान लो मैं यूपी से हूँ, ठीक है, कोई बिहार से होगा, कोई हरियाणा से होगा, कोई जयपुर से होगा, मतलब राजस्थान से यार, ठीक है। ऐसे अलग अलग स्टेट से होंगे, बहुत सारे बच्चे हमारे साउथ के होंगे, बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न बच्चे होंगे। तो वहां पे एक नेटिव लैंग्वेज होती है ना, जिसे क्या बोलते हो, मदर टंग, जिसे क्या बोल देते हो, मदर टंग। और वो मदर टंग क्या कभी तुम्हें कोई सिखाता है, नहीं सिखाता ना, लेकिन तुम सीख जाते हो। कैसे सीख जाते हो, क्योंकि हमारी मम्मी बोलती है, इसीलिए उसका नाम मदर टंग रखा गया है ना, क्योंकि मम्मी बोलती है तो मदर टंग, पापा बोलते तो पापा टंग, है ना। तो पापा को इतना भाव नहीं दिया गया है हमारे हमारी लैंग्वेज की दुनिया में, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया है, मदर टंग। जो हमारे मम्मी की लैंग्वेज होती है उसको भाव दिया गया है, ठीक है। कम से कम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि नहीं, बताओ, पॉजिटिव पॉइंट है ना। अच्छा, तो ऐसे ही बेटा क्या होता है, बचपन में ही अगर तुम्हें ये लैंग्वेज अगर सिखा दी जाए, है ना, यही मैथ वाली लैंग्वेज, ये सारी चीजें अगर तुम्हें बचपन में पढ़ा दी जाए, तो तुम ना रामानुजम बन सकते हो, तुम्हारे भट्टा बन सकते हो, ठीक है। क्यों, लेकिन सिखाता कोई क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ये एटीट्यूड है, यार ये तो हम ना 11वीं 12वीं में पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है ये दो चीजें, इसीलिए हम डीसीज और डीआरस नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो ये एटीट्यूड से बेटा अपने को पढ़ाई नहीं करनी है। मैं मानता हूं कि मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है। तुम मैथ की दुनिया में अभी एक छोटे से बच्चे हो, 11th क्लास में तुम पहली बार 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे हो। मैं जितना आपको 3D ज्योमेट्री अभी पढ़ा दूंगा, जितनी अच्छी आपकी बेसिक बना दूंगा, आगे चल के आपको महल खड़ा करना उस पर आसान हो जाएगा। क्योंकि बताओ, क्योंकि हमेशा वो महल ज्यादा दिन तक चलता है जिसकी नींव मजबूत होती है कि नहीं, बताओ, ठीक है। तो बेटा ये सब आपको न्यू मजबूत करने के लिए सारी चीजें मैंने आपको बताई। आई होप ये सारी चीजें आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट कर लिया है बेटा, तो चैनल को ना यार सब्सक्राइब किए बिना मत जाया करो यार भाई। पता है तुम लोग चैनल सब्सक्राइब करते हो ना, मजा आ जाता है, सच में बता रहा हूं मैं, एकदम मतलब ना इश्क हो जाता है तुम्ही से, समझ रहे हो। तो बेटा चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना है ना। और ये वीडियोज कैसे लग रहे हैं इनके बारे में जरूर लिखना, कोई भी डाउट है उसको जरूर लिखना। लाइक का बटन भी एक बार जरूर दबाना, क्योंकि दोबारा कर दोगे तो डिसलाइक हो जाएगा यार, है ना।
तो बेटा डिसलाइक मत करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना, ठीक है। अपन मजे मजे में यार देखो मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तुम्हें कुछ अभी तक कुछ ऐसा लगा है कि जो बहुत कठिन है, जो हवा हवाई कहीं से उड़ के आया है, जो हमारे समझ से परे है, कहीं से तुम्हें दिखा है ऐसा? बताओ। तो कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने के तुम्हारे सामने मैंने 4 तरीके बता दिए। तो अब इस वाले सवाल पे आ जाओ। ये सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है कि ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट जो है कोलिनियर है। तो मैंने यार अभी आपको बताया है कि इसको इसमें कौन सा मेथड लगा दो, डिस्टेंस फार्मूला वाला कंसेप्ट अप्लाई कर दो। अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला वाला कंसेप्ट, अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करोगे? देखो इधर सिखा रखा है डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है, ये दूरी प्लस ये दूरी इज इक्वल टू ये दूरी। यार ऑब्वियस सी बात है ना, यही तो होगा। जैसे मान लो तुम्हें ना तुम्हारे घर से तुम्हारे मार्केट तक जाना है, या तो तुम पहले आधी दूरी जाओ फिर आधी दूरी जाओ, बात बराबर है, या तो तुम सीधे एक बार में जाओ, है कि नहीं? आसान है, बस यही चीज है। तो बस क्या क्या करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री छापो, कोऑर्डिनेट लिखो, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा P। अब मेरे को छींक आ गई ना, अब कोरोना कोरोना मत करने लग जाना यार, है ना भाई, है नहीं मेरे को, मैं बड़ा आइसोलेशन में हूं अभी। P Q Q क्या, सॉरी Q क्या है, 1 2 3, ठीक है। कोरोना कोरोना मत करना भाई, पिछली बार ना मर के जिंदा हुआ हूं मैं इसी में, तो यार हमेशा नहीं हो सकता ठीक है, जिंदगी मजे एक बार लेती है, एक बार दे चुका हूं मैं मजे कोरोना को भी भाई, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, क्या अप्लाई करोगे, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। ये अगर हमारे पास आ गया, अगर हमारे पास ये चीज आ गई तो हम बोल देंगे कि भाई ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है कि नहीं। तो अब यहां से निकाल लो, एक एक चीज डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लो। पी क्यू क्या आ जाएगा मुझे बताओ, पी क्यू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर कर दो 1, ठीक है। 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। प्लस यार अब इतना तो डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 1 स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 स्क्वायर ये आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास पी क्यू कितना आ गया भैया बताओ, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया बताओ, ये कितना आ गया यार, ये -9 नहीं है ना, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना फालतू का, ये -9 नहीं है। अब ये कितना आ गया 9 1 10 4 14, पी क्यू क्या आ गया भाई √14, सही आ रहा है क्या ये, पी क्यू √14 आ रहा है यार। 9 प्लस 1 प्लस 5 माइनस 3, ठीक है। पी क्यू कितना आ गया √14। अब क्यू आर निकालो, अब क्यू आर निकालो इधर, क्यू आर क्या हो जाएगा बताओ, इसके बीच की डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, प्लस -1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -4 स्क्वायर। तो यार ठीक है, माइनस का 4 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस 2, तो ये -2 स्क्वायर, ठीक है, -2 स्क्वायर, और ये ऐसा हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है ये। तो यहां से हमारे पास क्यू आर कितना हो जाएगा भैया बताओ, 636 प्लस 4 प्लस 16, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास भाई, ये कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा √56, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा बताओ, इसे क्या लिख सकते हो 4 × 14 लिख सकते हो, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आ गया 2√14, 2√14 आ गया हमारे पास क्यू आर क्या आ गया भैया 2√14। और पी क्यू क्या आ गया हमारे पास, पी क्यू यहां पर क्या आ गया, पी क्यू आ गया √14, पी क्यू आ गया √14। अब क्या निकालोगे, पी आर निकाल लो, ठीक है। पी आर क्या आ जाएगा बताओ, पी आर इसके बीच की डिस्टेंस निकालो, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर, ठीक है। 0 माइनस 3
-3 स्क्वायर, -1 -5 -6 स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये कितना हो गया भाई 81, 3 3 जा 9 और ये कितना आ गया 36। ठीक है, तो यहां पर ये पी आर कितना आ जाएगा बताओ, पी आर हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा बताओ, 9 6 15 1 16 और ये कितना आ जाएगा 8 1 9 3 12 126। और ये क्या होता है बताओ पी आर, इसे क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसे 9 इंटू 14 लिख सकते हो कि नहीं। तो यहां से क्या आ गया भैया 3√14, 3√14। अब मुझे ये बताओ पी क्यू प्लस क्यू आर, यहां पर देखो पी क्यू प्लस क्यू आर, ये क्या आ जाएगा बताओ, √14 प्लस 2√14 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 3√14, यही आ गया पी क्यू प्लस क्यू आर। और अपने पास पी आर कितना है, अपने पास पी आर है 3√14। अब यहां पर देख सकते हो कि पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, ये आ गया यार हमारे पास। और अगर ये आ गया तो क्या बोल दोगे कि ये तीन के तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, तीन के तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। बताओ यार, इससे ज्यादा ना पता है, इससे ज्यादा इसको समझा पाना ट्रस्ट में बेटा मतलब कोई नहीं कर सकता, इतना घुस के इतना बेसिक में जाके ये सारे कंसेप्ट का रिवीजन करा के बहुत मुश्किल काम होता है ये सारी चीजें बार बार बताना। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका है बार बार करना। मैं आप लोगों को ना एक मजे की बात बताता हूँ। एक बार को एक ना बड़ा बुजुर्ग इंसान थे यार, एक है ना जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, समझ रहे हो, मतलब एकदम वो इलिटरेट टाइप थे। तो एक बार को ना मैं उनसे एक सवाल में फंसा, तो मैंने ना, मेरा दिमाग खराब था यार उस सवाल में। तो मैंने उनसे पूछा कि यार दादा ये सवाल है ना, मतलब दिमाग खराब करके रख दिया यार, इसमें 2 घंटे लगा चुका हूँ और वो सवाल हो नहीं रहा था। वो IIT JEE का सवाल था, उस समय मैं खुद ही तैयारी कर रहा था IIT JEE का। क्या कहते हैं, तो उन्होंने मुझे ना एक बड़ी खूबसूरत बात बताई यार, जो आज तक मैं उसको फॉलो करता हूँ और आज तक उसी चीज को यूज करता हूँ। उन्होंने बोला कि बेटा, पता है वो उन्होंने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने खुद ही बोला ये बात कि बेटा मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे को ज्यादा तेरे सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर तू सवाल को बार बार पढ़ ले तो एक बार ना समझ आ जाएगा यार। तो ये जो तरीका है ना कि बार बार चीजें पढ़ने का, बार बार चीजें पढ़ने का, बार बार अपनी आंखों के आगे चीजें देखने का, यही तरीका ही आपको सबसे यूनिक बनाएगा, यही तरीका ही सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का। समझ रहे हो बेटा। तो आप अभी लेक्चर कर रहे हो, सबसे पहला रिवीजन मैं आपको ना रिवीजन का वो बता देता हूं, साइंटिफिक तरीका। ठीक है, रिवीजन का साइंटिफिक तरीका। यार पता है रिवीजन का जो साइंटिफिक तरीका है ना भाई, सबसे पहला रिवीजन कब होता है, आफ्टर द क्लास। आफ्टर द क्लास, अभी क्लास कर लिया, जाके रिवीजन कर लो, रिटेंशन हो जाएगा। दूसरा बिफोर द क्लास, जब जब क्लास करने आओ एक बार रिवीजन जरूर कर लो। बिफोर द क्लास मतलब अगले दिन, विदिन 24 घंटा, विदिन 24 घंटा। ठीक है, अगला होता है विदिन 1 हफ्ता, विदिन 1 वीक, और अगला होता है लेस देन 1 महीना। अगर तुमने किसी भी चीज को ना इतनी बार अगर पढ़ लिया है, वो चीज तुम्हारे दिमाग से कभी निकलेगी ही नहीं। तो इस चीज को अप्लाई करो जो मैंने आपको रिवीजन का साइंटिफिक तरीका बताया है। ये एक्चुअली मैंने एक बुक में पढ़ा था, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक थी, तो उसी में अब सोचो, अब मैंने ना इसको इतनी मोटी बुक में पढ़ा है, ये सारी चीजें कंक्लूजन निकला है। अब आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, तो इसको अप्लाई करो, मजा आ जाएगा जिंदगी में। ठीक है, अब आ जाओ ये वाला सवाल देखो, क्या गिवन है भाई, आर द पॉइंट ये द वर्टिसिस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, वर्टिसिस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। बताओ यार, सबसे पहली बात मुझे ये बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है,
सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये होता क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, दिस वन इज बी और ये सी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाता है भैया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये चीज होती है कि नहीं, इसे क्या बोल देते हो, पाइथागोरस थ्योरम, यही तो होती है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देखो मैथ में ना पाइथागोरस दादा का बहुत काम आता है, ये हर जगह आते हैं, ये चाहे वेक्टर हो, 3D हो, दुनिया का कोई मैथमेटिक्स हो, ये हर जगह आते हैं। समझ में आया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब क्या प्रूव करना है कि ये बताना है कि क्या वर्टिसेस जो है राइट एंगल ट्रायंगल के है या नहीं है। चलो मैं इसको ना बस ऐसे ही बना दे रहा हूं, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, ए क्या है 3 6 9 और बी क्या है, बी क्या है 10 20 30, ठीक है। और सी क्या है 25 -41 और 5। अब अपने को क्या बताना है, क्या ये वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल के हैं यार। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल के होंगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर ये पाइथागोरस दादा को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी कि नहीं बताओ, ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी, होगी यार, ऑब्वियस सी बात होगी। तो अब क्या आपका काम क्या है, ए बी निकाल लो, ये निकाल लो, इसका स्क्वायरिंग करके देखो ए सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो चलो ए बी स्क्वायर निकालते हैं, ए बी स्क्वायर डायरेक्टली निकाल लो। अगर स्क्वायर करोगे ना तो क्या होगा, अंडर रूट हटाना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, फालतू का कंफ्यूजन नहीं करते हैं, यहाँ पे अंडर रूट ही लगाते हैं, ठीक है। ए बी क्या आ जाएगा भैया, x2 - x1 स्क्वायर मतलब 10 - 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 20 - 6 स्क्वायर कितना आ जाएगा 14 स्क्वायर, ठीक है। प्लस 30 - 9 स्क्वायर कितना आ जाएगा 21 स्क्वायर। अब यार ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। आप में से कोई मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, मुझे लिख के बताना, ठीक है। मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं बेटा, मैं ना अब यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो फालतू का जाएगा, क्योंकि आपको पता है मैं रट्टा मार मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा था, ठीक है। किसका आंसर याद करके आया हूं मैं। चलो बीसी बताओ, बीसी क्या आ जाएगा बताओ, बीसी आ जाएगा भैया 25 - 10 स्क्वायर कितना आ जाएगा 15 स्क्वायर, ठीक है। प्लस -41 - 20 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -61 स्क्वायर, ठीक है। प्लस 5 - 30 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 स्क्वायर। माइनस का 25 स्क्वायर होगा यार, स्क्वायर में माइनस प्लस लगाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ए भी आ गया और ए सी कितना आ जाएगा, ए सी मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं बेटा, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको गुणा भाग करना सिखाऊं और यहाँ पे फालतू का समय बर्बाद करो, समझ रहे हो। मैं आपको ना कंसेप्ट का मास्टर बनाना चाहता हूं यार, और कंसेप्ट का ही मास्टर बनना ही सबसे बेस्ट तरीका है मैथ्स पढ़ने का, समझ रहे हो। तो एसी कितना आ जाएगा बताओ, एसी 25 - 3 स्क्वायर 22 स्क्वायर, ठीक है। प्लस -41 - 6 कितना हो जाएगा -47 स्क्वायर प्लस 5 - 9 कितना हो जाएगा -4 स्क्वायर, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कितना आ रहा है, और चेक करो जो भी आंसर आए उसका स्क्वायर करना, बीसी का स्क्वायर करना, एसी का स्क्वायर करना, और चेक करना कि क्या ये फॉर्मूला वैलिड हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम को क्या ये फॉलो कर रहा है। अगर ये उसको फॉलो करेगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अगर नहीं करेगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। बताओ, इतनी बात एकदम कंफर्म है भाई दोस्तों, बताओ इतनी चीज एकदम क्लियर है, पक्का। अगर क्लियर है तो यार कमेंट में फोड़ो यार, भर दो यार कमेंट सेक्शन, आप लोगों के लिए क्यों गिवन है ये, है ना, अपने डाउट्स भरने के लिए। यार पढ़ाई में जैसे जब आप मूवी वगैरह देखते हो क्या करते हो, कमेंट में खूब मारते हो ना, नाइस मूवी फलाना ढेकाना जो भी होता है ना। वेब सीरीज के तुम लोग मास्टर हो यार, मुझे पता है ना। तुम लोग खूब वेब सीरीज देखते होगे, लेकिन जहाँ पे पढ़ाई की बात आती है ना वहाँ पे कमेंट करके डाउट नहीं पूछोगे, है ना। क्यों
पढ़ाई करनी पड़ेगी, है कि नहीं? डाउट अगर पूछोगे तो लगेगा कि फिर से पढ़ना पड़ेगा, है ना? चलो अब इस पे आ जाओ। क्या गिवन है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट P सच दैट, यहां पर देखो क्या गंदा चीज लिखा है यार, ये स्क्वायर है ना, PA स्क्वायर PB स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर, वेयर A एंड B आर द पॉइंट्स, ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P सच दैट PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर। ठीक है, क्या गिवन है भैया कंडीशन? PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या गिवन है भाई? 2K स्क्वायर। ये गिवन है यार, ये गिवन है। ठीक है, और निकालना क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P सच दैट ये। तो अब ये कैसे निकालोगे बताना जरा मुझे, ये कैसे निकालोगे भाई? Where A एंड B आर द पॉइंट्स ये रिस्पेक्टिवली। क्या करोगे? यहां पर P को क्या मान लो? H के मान लो। ठीक है, P को मान लो H के। लेट बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है? लोकस निकालने को। ठीक है, तुम्हें क्या बताना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P, मतलब बेसिकली तुम्हें एक इक्वेशन निकालनी है जो इस कंडीशन को यार सेटिस्फाई करती हो। ठीक है, अब P H के हो गया। अब तुम्हारा A क्या गिवन है? A क्या गिवन है बताओ? 3 4 5। और B क्या गिवन है? हाँ, B क्या गिवन है भाई? -1 3 -7, ये चीज गिवन है। ठीक है, और कंडीशन क्या गिवन है? PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। ठीक है, तो PA कितना हो जाएगा बताओ? PA हो जाएगा रूट ऑफ H - 3 होल स्क्वायर प्लस K - 4 होल स्क्वायर। अब यहां पे तुम्हें एक मजेदार बात बताऊं, जब हम स्ट्रेट लाइन में लोकस निकालते थे वहां पे H के मान लेते थे ना, तो यार यहाँ पे एक पॉइंट और मानना पड़ेगा क्योंकि ये 3D है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, जैसे उसमें क्या होता था, पहले H के मान के बाद में उसको XY पुट कर देते थे, तो इसमें ना मान लेते हैं चलो पहले ही इसका कोऑर्डिनेट XYZ है ना, सीधी सीधी इक्वेशन अपने को XYZ में ही आ जाएगी। ठीक है, तो XYZ ही मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? X - 3 होल स्क्वायर प्लस Y - 4 होल स्क्वायर प्लस Z - 5 होल स्क्वायर प्लस Z - 5 होल स्क्वायर। और क्या गिवन है? PB स्क्वायर। तो यार PB स्क्वायर क्या आ जाएगा बताओ? PB क्या आ जाएगा? PB। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर कर लेंगे X + 1 होल स्क्वायर। यार डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो। ठीक है, इतना अगर मैं तुम लोगों को दिल लगा के पढ़ा रहा हूं ना, तो यार तुम्हारा भी काम है यार भाई, दिल लगा के पढ़ो यार, है कि नहीं? और Z + 7 होल स्क्वायर। बोलो दोस्तों, पक्का? देखो तुम लोग ना छोटे भाई जैसे हो, समझ रहे हो, छोटे बहन जैसे हो, तो कोई भी डाउट है एकदम धुआंधार अपने भाई से सवाल जवाब करो। ठीक है, अपने भाई से डरते हो, एकदम भाई के जैसा मानो और सवाल जवाब करो। कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत रोको, कमेंट में लिखो कि सर यहाँ पर डाउट है, मैं उसकी दोबारा वीडियो बना दूंगा या आपको पर्सनली मैं आपको उसके साथ में डिस्कशन कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, PA स्क्वायर, PA और PB हमारे पास आ गया। अब क्या कंडीशन अपने को गिवन है वो कंडीशन लगा दो। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा देता हूं। अब क्या गिवन है? PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर। बस यही कंडीशन लगा दो, बस यही आ जाएगा, इक्वल टू 2K स्क्वायर। तो PA का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, सीधा सीधा क्या आ जाएगा बताओ? X - 3 होल स्क्वायर प्लस Y - 4 होल स्क्वायर प्लस Z - 5 होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस PB स्क्वायर। PB क्या हो जाएगा भैया? X + 1 होल स्क्वायर और प्लस Y - 3 होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? Z + 7 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2K स्क्वायर। अब बस अपने को यही निकालना था, पता है क्या निकालना? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट भी। देखो ये XYZ का पॉइंट आ गया, यही हो गया यार तुम्हारा लोकस। अब मन करे इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो,
ठीक है। एक्स को एक साथ में ले लो, वाई को एक साथ में ले लो, जेड को एक साथ में ले लो और इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं इसको। क्या आ जाएगा बताओ, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। फटाफट इसका होल स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, इसका करोगे क्या आ जाएगा भाई, जेड स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10z। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। वाई माइनस 3 में क्या आ जाएगा बताओ, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 है ना माइनस 6y। ठीक है, और z प्लस 7 में क्या आ जाएगा बताओ, जेड स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14z इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, यही आ रहा है। ठीक है, अब एक्स वाई जेड को एक साथ में ले लो, 2 टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी सिंप्लीफाई करो, माइनस 6 यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है प्लस 2x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 4x। ठीक है, और y कहाँ कहाँ पर है, माइनस 8y, और कहाँ पर है भाई y यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 14y, और z कहाँ कहाँ पर है बताओ, z कहाँ कहाँ पर है माइनस 10z और प्लस 14 कितना हो जाएगा प्लस 4z। ठीक है, और कांस्टेंट क्या क्या आ रहा है, प्लस 9 और 49 कितना हो जाएगा ये 18। 49 में 18 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 67 है ना, प्लस 67 माइनस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही आ जाएगा तुम्हारा इक्वेशन। जब आगे पढ़ोगे ना 3D ज्योमेट्री क्लास 12th में, क्लास 12th में स्फेयर का ये इक्वेशन है। जैसे सर्कल का इक्वेशन पढ़े हो ना, मैंने आपको पढ़ाया था कोरिक सेक्शन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप का। तो ऐसे ही जब 3D ज्योमेट्री में सर्कल का जगह क्या होता है, स्फेयर हो जाता है। सर्कल की जगह क्या हो जाता है, स्फेयर हो जाता है। बताओ पक्का समझ में आ गया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट। यार अब डिस्टेंस फार्मूला इतना निकाल लिया है तो ये सारा निकाल लेना, और एक एक आंसर कमेंट में मुझे रिप्लाई चाहिए कि इसका आंसर क्या क्या आ रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या क्या आ रहा है, आप लोग मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या क्या आ रहा है। ये सवाल देखो, शो दैट द पॉइंट आर द कोलिनियर। मैंने आपको करवा ही दिया कि पॉइंट की कोलिनियरिटी बताने के लिए क्या करते हो, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। चेक कर लो, एक सवाल देखो इस पे करवा दिया है, तो ये क्वेश्चन को नोट डाउन करो और इसको घर पे ट्राई करना। ठीक है, आराम से कर सकते हो इस सवाल को, बताओ पक्का। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, वेरीफाई द फॉलोइंग आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बताओ जरा, इसको भी नोट करा देता हूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है भाई, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड लेंथ क्या हो, बराबर हो, ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। एक आइसो मतलब बराबर, सेलेस यार हर जगह तुक्का नहीं बनता, समझ रहे हो। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइडें बराबर है। तो बस इसमें चेक कर लेना, ठीक है, कौन सी अगर दो साइड बराबर आ जाती है तो आइसोसेलेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये क्या गिवन आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने राइट एंगल ट्रायंगल आपको बता ही दिया है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर करके देखना, अगर ये सेटिस्फाई करते हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको शो करना है कि ये पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का आपको मैंने बता ही दिया, आमने सामने की साइडें क्या होती है, इक्वल होती है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। ठीक है, तो इसको करके देखना घर पे, और पैरेलल भी होती है। तो पैरेलल तो डिस्टेंस फार्मूला से नहीं शो कर पाओगे। ठीक है, अगर ये सारी की सारी इक्वल आ जाती हैं, जैसे आमने सामने वाली, तो क्या बोलोगे, ये पैरेललोग्राम होगा, अदरवाइज पैरेललोग्राम नहीं होगा। बताओ इतनी बात क्लियर है, पक्का क्लियर है भाई, पक्का। तो अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो ये भी लिख लो, ये नोट बना के लिख लो। ठीक है, कॉपी में नोट बनाओ, इफ अ पॉइंट, कॉपी में नोट बना के लिखो, इफ अ पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट, ठीक है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू पॉइंट्स, A and B,
ठीक है। यहाँ पर इफ अ पॉइंट P लिख लेना, इफ अ पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स A एंड B, देन PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB, ठीक है। देन PA इक्वल टू PB। अब ये सवाल कर सकते हो, बताओ क्या कह रहा है, इक्वेशन बतानी है सेट ऑफ उसकी, तो एक पॉइंट ले लेना P, पॉइंट ले लेना H के, ठीक है। जहां पर भी सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स। इक्वेशन का टर्म जहां पर आ जाए वहां पर बात होगी लोकस निकालने की। किसकी बात होगी, लोकस निकालने की। और लोकस निकालना आपको हमने कोनिक सेक्शन में सिखाया है। और स्ट्रेट लाइन अगर आपने पढ़ा होगा तो स्ट्रेट लाइन में भी आपको अच्छी तरीके से ये सिखाया जाता है कि लोकस कैसे फाइंड आउट करते हो, ठीक है। तो बस इसमें आराम से निकाल सकते हो। एच के यहाँ पर देखो गिवन है, और इक्वी डिस्टेंस पॉइंट मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। बी क्या है 3 2 -1 और ए क्या है 1 2 3, ठीक है। क्या अप्लाई कर दो, पी ए इक्वल टू पी बी अप्लाई कर दो, पी ए इक्वल टू पी बी अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दोगे, ठीक है। होल स्क्वायर कर देना दोनों साइड, बस जो इक्वेशन आएगी वही हो जाएगा। तो कर दो इसको। चलो पी ए इक्वल टू पी बी ना, तो पी ए क्या आ जाएगा बताओ, इधर है कहीं जगह, हाँ। पी ए क्या आ जाएगा बताओ, पी ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा h-1 होल स्क्वायर प्लस k-2 होल स्क्वायर प्लस यार फिर से देखो वही बवाल आ गया है ना। अब क्या है कि लोकस को ना एच के मानने की देखो आदत पड़ी है ना, बस इसमें भी एच के, लेकिन यहाँ पर एच के क्या करता है, काम खराब कर देता है। यहाँ पर ना एक्स वाई ही डायरेक्ट मानो, एक्स वाई जेड तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। एक्स वाई जेड ही डायरेक्ट मानो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स माइनस, और यहाँ पर वाई, और यहाँ पर जेड क्या आ जाएगा z-3 होल स्क्वायर। और पीबी क्या आ जाएगा भाई, पीबी क्या आ जाएगा बताओ, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा x-3 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस z+1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे क्या करोगे, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर कर दो, है ना। क्यों, क्योंकि पी ए इक्वल टू पी बी है, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। तो बस क्या आ गया यार, यहां पर देखो ये चीज अपने पास आ गई, ठीक है। अंडर रूट हटा के बस इक्वेशन लिख दो, खाली अंडर रूट हटा के इक्वेशन लिख दो, तो क्या आ जाएगा बताओ, पी ए स्क्वायर x-1 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस z-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-3 होल स्क्वायर, ठीक है, y-2 होल स्क्वायर प्लस z+1 होल स्क्वायर, ये ठीक है। अगर आंसर में ये गिवन है तो ये कर लो, नहीं तो ये पूरा का पूरा ओपन करो, जैसे यहां पर करवाया था ना ये वाले सवाल में, ये ठीक है। यहां पर देखो पूरा ओपन करवाया था ना इस वाले क्वेश्चन में, बस ऐसे ही इसको भी ओपन कर लो पूरी तरीके से। एक्स वाले सारे एक साथ, वाई वाले एक साथ, जेड वाले एक साथ, तो यहाँ पे स्फेयर की इक्वेशन आ जाएगी। स्फेयर की इक्वेशन कैसे पता लगता है, जो सर्कल के जैसा दिखता है 3D में। सर्कल किस में होता है, एक्स वाई में होता है, और स्फेयर किस में होता है, एक्स वाई जेड में होता है, एक्स वाई जेड में होता है, ठीक है। तो वो इक्वेशन किसकी हो जाती है, स्फेयर की। चलो अगला पॉइंट, अगला सवाल पे आ जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P, द सम ऑफ व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम A B इज इक्वल टू 10। क्या गिवन है, ये क्या गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P। यार देखो फिर से वही बवाल है ना, फिर से वही बवाल है भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P। P का वो सेट निकालना है सम ऑफ व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B इज इक्वल टू 10, ठीक है। मतलब PA प्लस PB इक्वल टू 10 गिवन है, ठीक है। अब P पॉइंट को क्या मान लो, P को मान लो XYZ मान लो। अब आराम से निकाल लोगे, बताओ। बस PA प्लस PB इक्वल टू 10 कर दो, बस जो आ जाएगी इक्वेशन वही क्या हो जाएगी, जो इक्वेशन आ जाएगी वही क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है।
तो भाई आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका डिस्टेंस फार्मूला 3D का यहीं पर समाप्त होता है। इससे ज्यादा बेटा डिस्टेंस फार्मूला में कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा डिस्टेंस फार्मूला में। और 3D का डिस्टेंस फार्मूला से एक सवाल अपने एग्जाम में जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये जो भी चीजें मैंने बताई है, आज घर पे जाके एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करना जो भी डिस्टेंस फार्मूला के बेस्ड है, ठीक है। पहला एक्सरसाइज नहीं, आई थिंक दूसरा एक्सरसाइज होगा, पहला वाला तो इंट्रोडक्शन के ऊपर ही है, उसको भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। दूसरा एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है, इसको भी सॉल्व कर लेना, ठीक है, अच्छे तरीके से। कोई दिक्कत कोई डाउट अगर आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करो। और इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करो, जरूर सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपका लाइक बटन, यही दो चीजें होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं आपको एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर कंटेंट देने के लिए, ठीक है। तो फिर से एक बार हमारी टैगलाइन कि दोस्तों मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। इससे अगली लाइन मेरे को याद नहीं है, इस चीज को हम बोलते हैं, ठीक है। वाह 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 ठीक है, तो मजे से बेटा पढ़ाई करते रहो। अगली लाइन हालांकि मुझे याद है, अगर तुम लोगों को पूरा जानना है तो जाके अपना आराम से सर्च कर लेना, आई थिंक जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। 3D का अगला लास्ट लेक्चर होगा, अगला लेक्चर 3D का। अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो तब तक अड्डा 24x7 को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ फैला दो इस पूरे चैनल को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस एजुकेशन को पहुंचाओ। कोरोना में आप सब लोग घर पे सुरक्षित रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं और ढेर सारी पढ़ाई करते रहें। मेरी शुभकामनाएं हर पल हर सेकंड आप सभी के साथ में है बेटा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।